आओ भी स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का रिवीजन दे रहा हूँ, कल कहाँ से कराया था, उसके बाद आज इंपॉर्टेंस पढ़ के सीधा केस स्टडीज पे आ जाएंगे। और केस स्टडीज पहले सुन लेना, जो टॉपिक है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। हाँ भाई, कल हमने क्या स्टार्ट करा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी स्टार्ट करा था, है ना। तो डेलीगेशन का मतलब मैंने क्या बताया, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, अगर सुपीरियर अपना कुछ काम करने की अथॉरिटी किसको दे देता है, सबऑर्डिनेट को, तो उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसके 3 एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी इज द राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, responsibility is the obligation to perform the assigned task, and accountability is the answerability to the final outcome. अथॉरिटी कहां से जनरेट होती है, फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से जनरेट होती है, फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। और अकाउंटेबिलिटी कहां से, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बता चुका हूं सारी बातें, बस रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, यस अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पार्शियली डेलीगेट किया जा सकता है, पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डेलीगेटेड इंटायरली। और अकाउंटेबिलिटी को तो डेलीगेट किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अथॉरिटी कहां से कहां फ्लो करती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दैट इज अपवर्ड। फिर आज ये इंपॉर्टेंस करानी है, इंपॉर्टेंस पे आऊंगा, पहले क्विक रिवीजन दे दूं, फिर एक एक कॉन्सेप्ट और था डेलीगेशन के साथ, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन बेटा। ठीक। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। अगर मैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे अथॉरिटी को बांट दूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलूंगा। तो डिस्पर्सल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन बेटा बता दिया मैंने कि डिस्पर्स करते हैं अथॉरिटी को अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक बड़ा पार्ट है, एक्सटेंशन है किसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को मैं लार्ज लेवल पे ले जाऊं, बड़े लेवल पे ले जाऊं, तो वो क्या बन जाएगा, वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फिर मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस करा दिया था अच्छे से आपको। फिर सेंट्रलाइजेशन भी बता दिया था। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अगर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेट हो जाए, सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास। तो सेंट्रलाइजेशन मींस इट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास अगर अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। बट एक छोटी सी बात जो कि हमें पढ़नी पड़ेगी और इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। आओ जरा इसको भी खत्म कर देते हैं जल्दी से। अब इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो देखो पहली इंपॉर्टेंस है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस दोनों सेम ही है। ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंस है, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर। लिखा है ना, लिखा है रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। मैनेजर का जो वर्कलोड है उसको क्या करता है, कम करता है। क्या क्या, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों। क्यों, क्योंकि बेटा मैनेजर क्या कर रहा है, मैनेजर अपना बहुत सारा काम किसको करने के लिए दे रहा है, अपने सबऑर्डिनेट को। सिमिलरली डिसेंट्रलाइजेशन इन द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को काम करने के लिए दे रही है, तो उन लोगों का वर्कलोड कम हो जाता है। तो डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूसेस दी वर्कलोड ऑफ मैनेजर। मैनेजर का जो वर्कलोड है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है। क्यों, क्या क्या करता है वो, एज ही डेलीगेट्स मतलब बांट देता है सम ऑफ हिज टास्क टू हिज सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट को करने के लिए दे देता है अपने काम। अच्छा, और क्या फायदे हैं इसके, बेटा एक फायदा और है कि ये एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है। अब सपोजिटली जो सबऑर्डिनेट है, मैंने उसको अपने काम करने के लिए दे दिए कुछ, तो एकदम से मोटिवेट हो जाएगा कि यार मेरे मैनेजर ने, मेरे सुपीरियर ने मेरे को इस लायक समझा, मेरे को रिकॉग्नाइज करा कि उसने अपने कुछ काम मेरे को करने के लिए दे दिए। एक सेकंड रुकना। ठीक है भाई। तो वो क्या फील करेगा, मोटिवेटेड। मोटिवेटेड क्यों फील करता है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड फील करता है। एम्प्लॉइज विल गेट मोटिवेटेड एज हिज सुपीरियर हैज ग्रांटेड हिम सम अथॉरिटी टू वर्क। तो एज अ रिजल्ट देयर इज अ सेंस ऑफ रिकॉग्निशन अमंग एम्प्लॉइज व्हिच मोटिवेट देम, जिनको वो क्या करते हैं, मोटिवेट कर देता है। सुन रहे हो, समझ में आ रही है बात वंश? हाँ जी भैया। वेरी गुड। उसके बाद भाई नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब, आज बेटा ये जो हमारा मैनेजर था, मैनेजर ने अपने जब टास्क मैनेजर ने अपने जब टास्क अपने सबऑर्डिनेट को करने के लिए दे दिए, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे ना आज क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। इसको टास्क तो दे दिए हैं करने के लिए, पता है किस चीज के साथ, इसको अथॉरिटी भी दे दी आज। क्वालिटी के साथ। हाँ वेरी गुड, अथॉरिटी के साथ, कल ही बताई थी मैंने लास्ट क्लास में बात आपको। तो आज बेटा इसको बार बार किससे आके पूछने की जरूरत नहीं है, इससे बार बार मैनेजर के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे डिसीजन मेकिंग पता है क्या हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी। ठीक है ना, क्विक, आज जल्दी काम होने लगेंगे।
तो एज एम्प्लॉयज हैव बीन ग्रांटेड सम अथॉरिटीज, उनको अथॉरिटी दे दी है, काम करने का अधिकारी दे दिया. So they do not require to ask again and again from a superior. ठीक है, which leads to quick decision making. इसकी वजह से क्विक डिसीजन मेकिंग आती है. समझ रहे हो बातों को? ठीक है भाई. हाँ भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरा ढंग से सुनना बातों को. मैं कह रहा हूं बेटा, ढंग से सुनना. आज मेरी जो मैनेजमेंट है ना, वो इफेक्टिव बन जाएगी. मेरी मैनेजमेंट इफेक्टिव कैसे बन जाएगी? ठीक, क्योंकि मैनेजर जो था, ये हमारा जो मैनेजर था, सुपीरियर था, इसने अपने कुछ काम करने के लिए सबऑर्डिनेट को दे दिए. फिर मैंने आपसे पूछा था, बताओ ऐसा इसने क्यों करा? क्योंकि ये किस पे फोकस करना चाहता है? बेटे ये फोकस करना चाहता है कोर इश्यूज पे. ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोर इश्यूज है, इंपॉर्टेंट मैटर है, उस पे फोकस करना चाहता है ना. तो बेटा आज ये अपने इररेलेवेंट काम करने के लिए इसने किसको दे दिए, मुझे बताओ? अपने सबऑर्डिनेट को. आज और आज ये मेन काम पे फोकस कर रहा है. ये जो काम दिख रहे हैं आगे वाले, ये मेन काम है. तो इससे क्या होगा? इससे मेरी मैनेजमेंट बेटा इफेक्टिव बनेगी. क्या बनेगी? इफेक्टिव. ठीक है, बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो यानी बाय डेलीगेटिंग सम ऑफ द टास्क, मैनेजर क्या कर सकता है? मैनेजर कैन कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट का मतलब जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, फोकस, है ना. फोकस ऑन किस पे बताओ भाई? कोर इश्यूज पे. किस पे फोकस कर रहेगा? कोर इश्यूज पे. जिसकी वजह से उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी. तो बेटा मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस एक काम करने से. ठीक है, समझ रहे हो बात को? उसके बाद नेक्स्ट बताओ, लास्ट, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट. जब मैंने इन लोगों को काम देना स्टार्ट करा, ठीक है ना, ऐसे डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी कर रहा हूं ना, तो ये लोग बेटा टास्क परफॉर्म करते हैं. टास्क परफॉर्म करते 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 इसके अंदर स्पेशलाइज हो जाएंगे, इनको भी काम आ जाएगा, है ना. अच्छे से इनको काम आ जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएंगे. आज मेरे को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, मेरे को कोई नई ब्रांच डालनी है. तो पता है मेरे पास एक ये जो बंदा है ना, ये बंदा, इसको सारा काम सिखा दिया मैंने. कैसे? डेलीगेट कर करके. आज मेरे पास बेटा रेडीमेड वर्कफोर्स अवेलेबल है. रेडीमेड वर्कफोर्स क्या है मेरे पास? अवेलेबल. मेरे को अलग से लोग हायर करके उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है. इसी को बेच दूंगा, बोलूंगा भाई देखो वहां पे मैंने नई ब्रांच खोली है, आज से तुम वहां पे मैनेजर बन जाओ जाके. तो इसको क्योंकि सारा काम तो सिखाई दिया है, तो ये वहां जाके इसका प्रमोशन भी होगा, इसको मैंने मैनेजर बना दिया. तो कहने का मतलब है बेटा, फायदा ये है कि मेरे को अलग से लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती. आज मेरे पास एक रेडीमेड वर्कफोर्स अवेलेबल है. अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ, अपने बिजनेस को ग्रो करता हूँ, तो वो लीडिंग पोजीशंस लेने के लिए तैयार हैं वो लोग. समझ रहे हो मेरी बात को? तो डेलीगेशन किस चीज में हेल्प करती है बेटा? डेलीगेशन हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसके एक्सपेंशन में हेल्प करती है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी मेड या रेडी वर्कफोर्स. किस लिए? टू टेक अप लीडिंग पोजीशन इन द न्यू वेंचर्स. न्यू वेंचर्स के अंदर लीडिंग पोजीशन लेने के लिए रेडी रहते हैं. बोलो भाई, क्लियर हुआ हाँ या ना? हाँ जी भैया. वेरी गुड. इजी थी, सिंपल थी, है ना. पांच पांच इंपॉर्टेंस है. पहली बताओ, अभी याद करो. रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर. बोलो भाई, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, मोटिवेट एम्प्लॉइज, क्विक डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव मैनेजमेंट, और फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. बोलो भाई, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? हाँ जी भैया. हो गई. वेरी वेरी गुड. ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई. आगे चलें, आगे चलें. हाँ जी भैया. तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर खत्म हो गया. ठीक, मेरे को लगता है आप लोगों को याद भी हो गया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मैंने क्या कराया था आपको? डेफिनेशन कराई थी वंश, है ना. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या? ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, grouping similar jobs, assigning duties and responsibilities, and establishing authority और responsibility relationship. ठीक है, इससे काम के अंदर क्या आता है? स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बोथ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और अडेप्टेशन टू चेंज, दैट इज मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक. प्रोसेस तो आता ही है हमें. पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, सिमिलर जॉब्स को ग्रुप करके डिपार्टमेंट बना देते हैं, उसमें ड्यूटीज असाइन करते हैं, है ना. और क्या स्टैब्लिश करते हैं? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. दो टाइप के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, फंक्शनल और डिविजनल. इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस भी पढ़ लिया.
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी करा दी, इवन दो ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैंने करा दी ताकि आपको एक एक्सपोजर रहे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों मैंने करा दी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के और उनके डिफरेंस भी कराए मैंने आपको। फिर डेलीगेशन हमने पढ़ा, ठीक है, उसके 3 एलिमेंट पढ़े, ठीक, इंपॉर्टेंस पढ़ी, डिसेंट्रलाइजेशन को डेलीगेशन से कंपेयर करा और सेंट्रलाइजेशन को भी डिसेंट्रलाइजेशन से कंपेयर करा और यहाँ पे चैप्टर हो गया खत्म। बोलो भाई वंश, प्रॉब्लम कोई? नहीं भैया। वेरी गुड, आओ जरा अब मेन बात पे आ जाते हैं। बोलो भाई मेन बात क्या है? मेन बात है बेटा हमारी केस स्टडीज जो हमें करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज, ठीक। केस स्टडीज के साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्ट तो क्वेश्चंस तो बच्चा कर लेता है, उनको समझ में आ जाता है। बट केस के अंदर क्या होता है, केस के अंदर हमें अप्रोच करना नहीं आ पाता कि उसके अंदर लिखना क्या है। आप देखो वो चीज आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े, आप कोई भी केस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, तो इसको तो हटाओ, पहले वाले क्वेश्चन को। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूछी है ना ये आपसे, है ना? तो ये तो सिलेबस में नहीं है, हटा रहा हूं मैं इसको, आगे कर रहा हूँ। बताओ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे केस है ये, तो सबसे पहला काम होता है केस के अंदर बेटा, पहले क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं, ये ब्रह्मास्त्र है आपके पास, ठीक है। सबसे पहला काम है क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद आप केस पे आओ। अभी रीड करते हैं, लिखा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय अमन चड्ढा इन दी अबव केस। अमन चड्ढा ने कौन सा कॉन्सेप्ट ऊपर यूज करा, ठीक है, हाँ, जिसकी वजह से उसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गए। ऑल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, और 4 पॉइंट भी बताने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस के, कौन सा कॉन्सेप्ट वो यूज कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, तो हमें पता है भाई ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड ही कुछ बात होगी। बट अगर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया तो मेरे को तो नहीं पता ना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से आया है, तो इसको उसी माइंड सेट से पढ़ना कि मान लो पेपर के अंदर आया है क्वेश्चन, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि इसको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से दिया गया है हमें, ठीक है। आओ जरा रीड करते हैं। एक सेकंड रुको, तबीयत हो रही है खराब मेरी। हाँ भाई, देखो लिखा अमन चड्ढा स्टार्टेड बुल्स आई कंपनी, उसने कंपनी स्टार्ट करी, क्या प्रोवाइड कराती है कंपनी? साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन बिजनेसेस को। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, प्रिवेंट कॉमा डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स। जो साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है, उसको वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है, और जो कंपनी का क्रिटिकल डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, उसको बचाता है ना? ये उसकी कंपनी काम करती है, कंपनी का नाम है बुल्सआई कंपनी। He was hard-working software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds as he was not a person of integrity, but also did his work with utmost honesty and sincerity. अब देखो कह रहे हैं बंदा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसकी रेपुटेशन वगैरह अच्छी है, उसका बिजनेस भी सब चीज बढ़िया कर रहा है, और बिजनेस उसका ग्रो होता जा रहा है डे बाय डे, ये लिखा है पहले पैराग्राफ के अंदर। अब आगे देखो क्या लिखा है, ही वॉज डिलाइटेड when he was offered a big project by the Ministry of Defense। आज उसकी कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको क्या दिया बेटा? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया। वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, जब वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो उसको पता चला, ही फाउंडेड दैट द वॉल्यूम ऑफ वर्क, वॉल्यूम ऑफ वर्क, काम बहुत ज्यादा था, वॉल्यूम ऑफ वर्क मेड इट इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम टू हैंडल ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ। देखो जब वो काम करना स्टार्ट करा तो उसको पता चला यार ये प्रोजेक्ट तो काफी बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे काम है, तो मैं सारे काम अकेले नहीं कर सकता, अमन चड्डा को लग रहा है ये। तो उसने क्या करा, ही डिसाइडेड टू एक्सपेंड द टीम। उसने सोचा आज टीम को अपनी एक्सपेंड करते हैं, बड़ा करते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जो उसकी कंपनी थी बुल्सआई कंपनी, मेंटेन्ड अ क्लोज लाइजन, लाइजन मतलब रिलेशन, विद अ लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उसकी कंपनी की थोड़ी बात वगैरह है लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वो गया कैंपस प्लेसमेंट, मतलब लोगों को वहां पे जॉब देने चला गया। तो उसने 2 लोगों को हायर कर लिया, ईशान और वृंदा, ठीक है ना, अपॉइंटेड है टू वर्क फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, उनको अपॉइंट कर लिया गया नए काम करने के, नए प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अब क्या हुआ, ही फाउंड द न्यू एम्प्लॉय कैपेबल, ठीक है। इसने क्या, उसको क्या पता चला कि न्यू एम्प्लॉयज जो है वो तो बहुत बढ़िया कैपेबल है, एंथुजियास्टिक है, ठीक है, और ट्रस्टवर्दी, भरोसे वाले भी है। अमन चड्डा वाज दस एबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। आज अमन चड्डा क्या कर पा रहा है? अमन चड्डा अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ ईशान और वृंदा। ईशान और वृंदा की हेल्प से द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, और प्रोजेक्ट इन दोनों की हेल्प से, ईशान और वृंदा की वजह से प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो गया।
Not only Aman Chadda was also able to extend his area of operation. अब अमन चड्डा ने भी पता है कि आपने एरियाज ऑफ ऑपरेशन अच्छे से एक्सटेंड कर लिए. ऑन दी अदर हैंड जो ईशान और वृंदा उनको भी काम बहुत सीखने का मौका मिला. ठीक है, डेवलपमेंट एक्सरसाइज इनिशिएटिव्स. अब मुझे बताओ ये पूरा जो मैंने आपको समझाई बात ये, आपको क्या लगता है इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? विच कॉन्सेप्ट? बोलो बेटा बोलो, बहुत ही सिंपल है. कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? Assignment of duties. वेरी 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 रॉन्ग. वेरी 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 रॉन्ग. और ये तब हालत है जब दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो इसको. इसलिए कहता हूँ बेटा कि पढ़ना है, बिना पढ़े कुछ नहीं है. बताओ बेटा, बहुत ही सिंपल है यार. अरे देखो, अच्छा ऐसे बताता हूँ, मैं तो पूरा हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दिया यार आप लोगों के लिए. अरे भाई उससे अकेले काम नहीं हो रहा था, ओवरलोडेड था वर्क से. क्यों ओवरलोडेड था? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है. तो उसने क्या करा, 2 सबॉर्डिनेट रख लिए अपने. ठीक है, और उनको काम करने के लिए दे दिया, अपना काम उनको करने के लिए दे दिया. बताओ, आप तो बता दो. और delegation of authority. हाँ तो ये वंश कहाँ है? अरे वंश, हाँ भैया मैं तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? नहीं आया. आ रहा है ना? हाँ जी भैया. ठीक है, और मुझे मैसेज लिख के भेज दिया करो. तो बेटा यहाँ पे लग रहा है डेलीगेशन. डेलीगेशन इतना सिंपल था यार, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बेटा, सिर्फ किससे काम नहीं चलेगा, जल्दी बताओ. सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना. आपको केस स्टडीज को अप्रोच करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिकल एक्सपोजर रखना पड़ेगा, तभी आप केसेस हैंडल कर पाओगे. अब देखो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर रखने का ये मतलब नहीं है कि फील्ड में काम करने निकल जाओ. जब तक काम नहीं करा तब तक कैसे मिलेगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर? इसका मतलब ये है कि बेटा आपको केस स्टडी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करनी है. जितनी ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करोगे उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलता जाएगा. अब मुझे जल्दी से बताओ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की 4 इंपॉर्टेंस बता दो. मैंने तो 5 कराई हैं, अभी तो कराई है. देखो पूछ रहा है ना, स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट. बताओ भाई 4 इंपॉर्टेंस. बताओ हैदर. Effective management. स्टार्टिंग से बता दो पहले. reduces the workload of manager. And motivate employees. वेरी गुड. Could मोटिवेट be एम्प्लॉय. speaking and effective management. तो वर्कलोड कम करता है, मोटिवेट करता है. उसके बाद तीसरा क्विक डिसीजन मेकिंग. वेरी गुड वंश. और उसके बाद फैसिलिटेट व्हाट? क्विक डिसीजन मेकिंग. हाँ, उसके बाद फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ये भी लिख सकते हो. वेरी वेरी गुड. ठीक है भाई. केस स्टडीज बढ़िया थी. सीबीएसई केस स्टडी करा रहा हूँ सारी, ये वाली जो चल रही हैं सीबीएसई में आई हुई केस स्टडीज हैं ये. ठीक है, आगे चलें. अब एक छोटी सी बात जो पीछे रह जाती है बट मेरे को बाद में करानी पड़ती है. ठीक है, इसको ध्यान रखना, जो मैं ये बताने जा रहा हूँ आज बात. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर बहुत पूछते हैं, पता नहीं क्यों. मेरे को समझ में आता नहीं है. एक बार बोर्ड में आ गया था, तब से पूछना स्टार्ट कर दिया, उससे पहले सो रहे थे सब. देखो भाई, क्वेश्चन आ गया था एक बार बोर्ड में, लिखा था व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, देखो लिखा है यहाँ पे. अब आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं वहां पे. क्योंकि मैंने उसको क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है, इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने वहां पे. अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स. एक क्या हुआ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. हाँ इधर ठीक, बिल्कुल ठीक है. अब जरा पढ़ा लूं मैं. वेरी वेरी गुड. हाँ भाई, ढंग से सुनना बात को. मैं कह रहा हूं बेटा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स. ठीक, which can easily be deployed or employed under a superior effectively and efficiently. कहने का मतलब कि एक सुपीरियर है, ये रहा सुपीरियर. ठीक है,
ये हमारा सुपीरियर है, टाई वाई लगा के, ठीक है। अब इस सुपीरियर के नीचे हम कितने सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली एम्प्लॉय कर सकते हैं, यानी कितने एम्प्लॉयज को ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, मान लो ये इसको हैंडल कर सकता है, इसको हैंडल कर सकता है, इसको, इसको, इसको और इसको, ठीक है, इनको हैंडल कर सकता है। तो आप मेरे से पूछो सर इसका स्पैन कितना है, इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है 6। तो आप पूछोगे सर 6 का मतलब, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, बात यहाँ पे नंबर की करिए ना, मैंने नंबर लिखा है ना यहाँ मैंने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1 2 3 4 5 6, है ना, which can easily be deployed or employed under a superior effectively or efficiently। तो इसका स्पैन कितना हो गया, स्पैन है 6। समझे या नहीं समझे, हाँ या ना? हाँ भैया। वेरी गुड। आप इतना लेट क्यों ज्वाइन करा महक? भैया मेरा नेट नहीं चल रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट व्हिच कैन इजीली बी डिप्लॉयड अंडर अ सुपीरियर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इस सुपीरियर का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है 6। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने रामदास वाली तो केस स्टडी करा दी थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है ना। ये रामदास वाली केस स्टडीज हमारी हो चुकी है, ठीक है, बढ़िया तरीके से कर दी थी। अब मैं नहीं कुछ बताऊंगा, ये वाली केस स्टडी आप मुझे करके दिखाओगे जल्दी से। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं और अपना माइक कर रहा हूं मैं ऑफ। पहले पढ़ना है क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ना है शान स्पाइसेस का केस। चलो बेटा, वेरी वेरी गुड। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी बताओ। हाँ भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट दी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो मैक के सिलेबस में तो है ये, इसलिए मेरे को कराना पड़ेगा, ठीक है। पहला, फॉर्मल वाला है सर, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी गुड। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मल, ठीक है, या इनफॉर्मल। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें बताना है फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब देखना क्वेश्चन कितना अच्छी तरीके से उन्होंने पूछा है, क्योंकि बच्चा गलती करता ही करता है, गारंटी है मेरी। इसके अंदर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो 90% बच्चे इसके अंदर गलती करके आते, ठीक है। क्यों क्यों क्या गलती करते वो मैं बताऊंगा। इसके अंदर वो लिख के आते, या तो फंक्शनल लिख के आते, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, या डिविजनल लिख के आते हैं बच्चे इसके अंदर, गारंटी ले रहा हूँ इस बात की मैं, ठीक। कैसे लिख के आते हो मैं बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके से दिया है। वो कह रहे हैं शान स्पाइसेस लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट फूड स्पाइसेस लाइक राजमा मसाला, छोले मसाला, आलू पराठा मसाला एटसेट्रा। वो मैन्युफैक्चरर है, मसाले बनाते हैं शान स्पाइसेस। अब इसका जो ओनर है मिस्टर राघव, द ओनर ऑफ द कंपनी, उसने क्या करा, क्रिएट करे डिफरेंट डिपार्टमेंट। बस बच्चों का ध्यान यहाँ जाता है कि उसने डिपार्टमेंट क्रिएट करे, किसके,
परचेज के, प्रोडक्शन के, मार्केटिंग के, फाइनेंस के और ह्यूमन रिसोर्स के। और जैसे ही वो बच्चा ये देखता है वो आगे नहीं पढ़ रहा, उसके माइंड में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको ये भी नहीं पता टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, सीधा आ जाता, सीधा आके नीचे लिख देता आंसर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर। गारंटी ले लो मेरे से, करते हैं बच्चे गलती है। ठीक है, और यहाँ पे आके लिख देता फंक्शनल स्ट्रक्चर और बस, और सोचता कि आज तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कर लिया जो कोई नहीं करके आएगा। ठीक, और उसको पता नहीं है कि इस पे मिलेंगे उसको 0। सुन रहे हो मेरी बात? ये उनके साथ होता है जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, आगे पढ़ ही नहीं रहे, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है ही नहीं, वो आपसे फ्रेमवर्क थोड़ी पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थोड़ी पूछ रहा है, वो तो आपसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है। वो दो होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सुन रहे हो मेरी बातें या नहीं सुन रहे? हाँ भैया। हाँ, ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। ये तो फालतू की बात दे रखी है, यहां से लेके यहां तक आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, अब यहां से पढ़ो मेरी बात। देयर आर 30 एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो इन ऑर्डर टू मेक एम्प्लॉइज फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव, उसने क्या करा कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें। ही इशूड इंस्ट्रक्शन दैट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ओनली ऑफिशियल मैटर्स विल बी डिस्कस्ड। उसने बोला कि भाई देखो, जब काम के टाइम होता है ना, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स सिर्फ काम की बात होगी, यहाँ पे फालतू की बातें, चिट चैट्स वगैरह नहीं होंगी आपस में। ही मेड सर्टेन रूल्स, उसने रूल्स भी बना दिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिसाइड कर दिया एम्प्लॉइज के लिए कि उनको कैसे काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड कर दिए, अकॉर्डिंग टू विच एम्प्लॉइज आर नॉट अलाउड टू विजिट एंड टॉक टू एम्प्लॉइज ऑफ अदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑफिशियल मैटर। मतलब कह रहा है वो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ ऑफिशियल मैटर डिस्कस होंगे, फालतू की बातें नहीं होंगी। जैसे मान लो मैं अपने कोचिंग में कह रहा हूँ कि भाई देखो, फालतू की बातें यहाँ पे नहीं होंगी, बिल्कुल भी आपस में बातें नहीं होंगी, सिर्फ बात होनी है मेरे से होनी है, और वो भी ऑफिशियल मैटर्स, सिलेबस से रिलेटेड बातें, मान लो ऐसे कह रहा हूँ मैं। तो ही emphasized on the work performance which result in a smooth functioning of the organization। तो ये बताओ, क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड अबव। कोई मेरे को बताना चाहेगा कौन सी मेंशन करी है? कोई बताना चाहेगा कौन सी मेंशन करी है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसके बारे में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है? अरे रूल्स एंड, फॉर्मल। वेरी गुड, रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पे डिफाइंड होते हैं? फॉर्मल के अंदर। ठीक है, तो बेटा फॉर्मल की बात हो रही है। ठीक है, आगे मैं पढ़ नहीं रहा ज्यादा क्योंकि वैल्यूज वगैरह सिलेबस में नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पे। ये देखें क्या है, ये होमवर्क है, ये भी कर लेना, होमवर्क है ये वाला, स्टीलो लिमिटेड होमवर्क, ध्यान रखना, नहीं हो तो मेरे से पूछना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी देखो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पूछ रहा है, दिख रहा है आपको क्या पूछ रहा है वो? टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये आपको करना है, ये भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है। चलो भाई, अब मैं ये नहीं कराऊंगा, ये आप ही करोगे भाई। मेरे पास देखते हैं सबसे पहले चैट में कौन आंसर लिख के भेजेगा इसका। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आप लोगों की। लिखा है फ्रेमवर्क, बताओ भाई क्या आइडेंटिफाई करना है या नहीं? फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बोलो बेटा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। वेरी गुड वंश, सबसे पहला आंसर भेजा वंश ने, वेरी वेरी गुड, करेक्ट। उसके बाद भेजा हैदर ने, वेरी वेरी गुड। मैक बेटा क्या हो गया है? फिर मैक ने भेजा, सबसे पहले वंश, फिर हैदर, फिर मैक ने। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हैदर। चलो भाई हैदर बता दो क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, लास्ट केस है आज का ये। अरे बोलो।
मैं रीड करूँ क्वेश्चन? नहीं नहीं ऐसे ही बता दो, चलो मैं बता दूं। किरण इंडस्ट्रीज है, केस सॉरी। हाँ किरण इंडस्ट्रीज है, वो क्या कर रही है अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई। अब आपको पता है डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड करना है ना, और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना, दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन, है ना। ऑपरेशन टू इंप्रूव इट्स ग्रोथ पोटेंशियल, इंक्रीज द मार्केट शेयर, अपना मार्केट शेयर वगैरह इंक्रीज करना चाहती है वो, तो सोच रही है कि वो डाइवर्सिफाई करेगी, नए प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। यानी भाई ग्रो ग्रो तो करेगी कंपनी, कैसे कर रही है, डाइवर्सिफाई करके अपने आप को, कंपनी बड़ी बनना चाह रही है यानी। अब क्या हुआ, एज द प्रोजेक्ट was important and many alternatives were generated for the purpose and were thoroughly discussed among the members of the organization. After evaluating the various alternatives, सारे alternatives evaluate करने के बाद जो सुखविंदर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, उसने क्या डिसाइड करा, उनको क्या ऐड करना है, उनको होम इंटीरियर्स फर्निशिंग एज अ न्यू बिजनेस एक्टिविटी उसको ऐड करना है। यानी अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो डाइवर्सिफाई, जब भी हम अपने बिजनेस को ग्रो और डाइवर्सिफाई करते हैं तो बेटा हमें फंक्शनल से कहाँ मूव करना पड़ता है, बताओ भाई, फंक्शनल से कहाँ मूव करना पड़ता है, डिविजनल पे, तभी काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो बातों को, ठीक है भाई, वेरी वेरी गुड, सबने आइडेंटिफाई कर लिया। ये भी करके लाना है जितनी केस हो जाए बढ़िया है, क्योंकि एक क्लास और लूंगा बस मैं, केसेस की हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में खत्म, केस खत्म है, ठीक है। हाँ भाई चलो एक बात बताओ हमने प्लानिंग कर लिया है ऑर्गेनाइजिंग भी हमारा एंड पे ही है बिल्कुल, ठीक है। तो प्लानिंग हमारा हो गया, ठीक, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना, स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों चैप्टर। कंट्रोलिंग तो मैंने अभी कराया रिसेंटली यार, आप लोगों को आता ही होगा, बट बोलोगे तो मैं दोबारा करा दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं तो एंड डे तक पढ़ाऊंगा, जिस दिन जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, ठीक है भाई। तो स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीन चैप्टर पे अब टारगेट रहेगा हमारा, इनको जल्दी से खत्म करेंगे। तो उसके बाद हमारे सिर्फ 4 चैप्टर रह जाएंगे अगर मैंने ये करा दिया, ठीक है। सेकंड बुक के वैसे मैंने वो करा दिए हैं, वो 4 चैप्टर भी करा दिए हैं मैंने, ठीक है, बट मैं फिर से करा दूंगा, अगर आप बोलोगे तो मेरे को बताते रहना कि आपको क्या क्या चीज चाहिए है, क्योंकि मैं तो सारी चीजें कराता जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट करा दिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में दोबारा करा दूंगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसके बाद जो 4 चैप्टर बचेंगे इन 3 चैप्टर के बाद, ठीक है, एक तो फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है ना, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये हमारे जो चैप्टर हैं ये अच्छे चैप्टर हैं, बढ़िया चैप्टर हैं, चैप्टर्स तो ये भी बढ़िया जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, 4 चैप्टर जो सेकंड बुक के हैं, इन पे हमारा फोकस अच्छे से रहेगा, ठीक है भाई। जाते 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 एक बात, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ध्यान रखना, भागने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आज मेरे पास एक पेरेंट की कॉल आई थी, सर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने कहा मैम सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, मैंने किया नहीं है सिलेबस कंप्लीट। उसका रीजन मैंने सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं करा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जब आपके पास टाइम है तो क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो बिल्कुल भी। जो भी टॉपिक पढ़ो अच्छे से पढ़ो, क्वालिटी के साथ पढ़ो, ठीक है। वो आपका टाइम बचाता है कि आपको उसको 100 बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक बार अच्छे से पढ़ोगे उसी में याद हो जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी पे फोकस करना, क्वांटिटी पे फोकस मत करना, पेपर में भी बहुत टाइम है, सिलेबस में 1 महीने में भी कंप्लीट करता हूँ, जब कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आते हैं ना तो 1 महीने में भी सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ मैं उनका। क्या फायदा होता है, उनको पास ही होना होता है, 50 नंबर आ जाते हैं उनके, बस खुश हो जाते हैं वो। तो डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी प्रेफर करते हो क्वालिटी, एंड आई ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इस बात को ध्यान रखना है, इसको अपना भी रूल बना लो, क्वालिटी को प्रेफर करो, क्वांटिटी को प्रेफर मत करो, ठीक है। चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी की क्लास में, बाय।